जय हिंद दोस्तों। पेश है आज आपके लिए मॉडल पेपर। ये अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर आपको दिखाई दे रहा है। कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है। ये 2024 में देखिए ये आपका जो सॉल्व पेपर है वो यहाँ 24 का दिखाया जा रहा है। ये 2024 का मॉडल पेपर मतलब ये आपका अनसॉल्व है। इसी से आपको दिखाया गया है जो 2023 में, ये देखिए आपके जो 2023 में रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र थे उसमें से सेट संख्या ये 3 है। सेट संख्या आपकी कितनी है? 3 है। कोड इसका CV है। रसायन विज्ञान 2023 केवल प्रथम प्रश्न मतलब एक ही प्रश्न पत्र में सब पूछा गया था आपका। सेट नंबर 3 है, आपको हल कराया जा रहा है। तो आपने सही समझा कि ये रसायन विज्ञान का सेट नंबर 3 2023 यूपी बोर्ड में जो पूछा गया है उसी का सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। तो हमें आशा है कि ये आपको काफ़ी भूमिका निभाएगा। जो आपके इंटरमीडिएट 2024 में परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको काफ़ी लाभकारी होगा। तो आप हल करें एक एक क्वेश्चन को। पहले आपको हम क्वेश्चन पेपर ही दिखा देते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका क्वेश्चन पेपर ये 3 4 का खा ग में बटा हुआ है, फिर 5 का खा ग में, फिर 6 देखिए 6 1 2 3 क्वेश्चन या अथवा करके 1 2 3 4 क्वेश्चन है। फिर खा खंड है। फिर उसके बाद में 7 का अथवा करके फिर खा है। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ले चलते हैं आपको अब आपकी दुनिया में। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपको लिखना है। ठीक है। देखिए जो अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर है उसने जो आपके इस वर्ष जो 2024 में पार्ट को हटा दिया गया है उसको भी इंक्लूड कर दिया है। मतलब कि उसमें अंतर भेद नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना। तो ये आपका ये पूछा गया था 2023 में, लेकिन 24 में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पार्ट से हट गया है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए? सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना क्या होती है? फलक केंद्रित घन होती है। लेकिन ये आपको मतलब जानना तो ज़रूरी है, जान लीजिए, लेकिन फिलहाल ये आने वाला नहीं है। ठीक है, ये सही है। ये लेकिन ये आपके 2024 में नहीं है। अगला खा खंड है कि Fe2O3.X2O के कोलाइडी कण पर आवेश होता है। कितने कौन से आवेश होते हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें आवेश होते हैं धनात्मक। कौन से आवेश? धनात्मक आवेश होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र कितना होता है? तो साधारण ताप पर जो सल्फर का अणुसूत्र होता है वो S8 होता है, क्योंकि 8 परमाणुओं से सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। ये आपको बखूबी पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस कौन सी है?
खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त जो गैस है वह है आपका नाइट्रोजन। ठीक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी ये सही है। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है कौन? यूरिया। ठीक है। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, दो रागी तथा दो विरागी कोलाइड के नाम बताने हैं। तो देखिए, उचित विलायक के साथ में पदार्थ के मिलाने पर अथवा गर्म करने पर जो सुगमता से प्राप्त होने वाले कोलाइड तंत्र द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं कौन कौन से? जैसे जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है। और दूसरा है जो जल विरोधी का कार्य करता है कि ये परिक्षिप्त प्रावस्था में एवं परिक्षेपण माध्यम में कणों पर कोई बंधुता नहीं होती है। तो इस प्रकार के कोलाइड साल को द्रव विरोधी का साल कहते हैं, जैसे AS2S3 FeOH का होल थ्राई गंधक साल है आदि। ठीक है। अगला है हार्डी-सोल्जे नियम का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करा कि हार्डी-सोल्जे का नियम क्या है? तो देखिए, ये है आपका हार्डी-सोल्जे का नियम। हार्डी-सोल्जे नियमानुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता के बढ़ने से कोलाइडी ब्रेन की स्कंदन क्षमता बढ़ती है। अतः कोलाइडी ब्रेन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा होगी किससे? इससे ज़्यादा होगी 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की, उससे ज़्यादा होगी 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड से, है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिप्रासरण का उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, प्रतिप्रासरण क्या होता है? यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब ब्रेन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु ब्रेन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि वह प्रक्रिया प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम प्रासरण कहलाती है। इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में कुछ पेयजल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और घा, अगला क्वेश्चन है घा कह रहा है बिंजलीकरण के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त नाइट्रोफिनॉल का नाम और उसका सूत्र बताना है। तो देखिए, बेंजल्डिहाइड से जब नाइट्रोबेंजल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइसैकराइड्स अणु तथा उसका अणुसूत्र लिखिए। ठीक है। तो ये जो डाइसैकराइड्स है उसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकराइड्स है और सुक्रोज का जो अणुसूत्र है ये क्या है आपका? C12H22O11। तो ये एक प्रकार का सुक्रोज भी है और इसका सूत्र है C12H22O11। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपसंयोजन यौगिक या द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्विक लवण और उपसंयोजन यौगिक देखिए किसे कहते हैं। पहला पॉइंट्स, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, गलित अवस्था या विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं, अपने अवयवी आयनों के गुण दर्शाते हैं।
और इसमें देखिए उपसंयोजन यौगिक में उपसंयोजन यौगिक ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने आप को यानी अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं। ये दूसरा पॉइंट बताया गया कि उद्योग लवणों के सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं और उपसंयोजन यौगिकों में सहसंयोजक, उपसंयोजक व आयनिक तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, परंतु इनका अभिलाक्षणिक गुण उपसंयोजक आबंधों में का पाया जाना है। उद्योग लवणों के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण अवयवी आयनों के समान ही होते हैं। उपसंयोजक यौगिक भौतिक व रासायनिक गुणों में अपने अवयवी आयनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से हैं? ये क्रोम एलम्स है आपका, जैसे K2SO4 Cr2 SO4 का होल थ्राई 24H2 एक क्रोम एलम्स है। K2SO4 L2SO4 का होल थ्राई 24H2 ये पोटास यानी पोटास फिटकरी है। और इसमें देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट है। ठीक है। NiCN का होल 4 डबल माइनस में निकल के संकरण निकल पर संकरण समझाइए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए NiCN का 4 2 माइनस का संकरण निम्नवत है। वर्ग समतलीय वर्ग समतलीय संकुलों में DsP² संकरण पाया जाता है। NiCN का होल 4 -2 इसका एक उदाहरण है। यहाँ निकल टू ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसकी संकरण योजना निम्न प्रकार की है। Ni आयन के कक्षक 2 2 4 2 6 2 8 3d। देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और 4p आपके गायब है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब Ni2 प्लस के DsP2 संकरित कक्षक कौन कौन से होंगे? 3DsP2 संकरण और 4p। यहाँ पर देखिए जो ये आपका बनेगा 3D, फिर उसमें 4CN के कितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 2 2 4 2 8। ठीक है। तो इस तरह से आपके संकेत अवस्था में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोड की क्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। तो प्रथम अपक्रिया के लिए कप्पा = 2.303/T log 10 ये-X, जहाँ T समय है, ये अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है, ये-X T समय बाद सांद्रण है। तो अपक्रिया में आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए परिवर्तित सांद्रण X बराबर 0.5 ये T = हाफ कप्पा = 2.03.3 हाफ log 10 ये उसका मान रख देंगे तो कितना आएगा? 0.5 ये। ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये T हाफ बराबर आएगा 0.693 कप्पा। उपयुक्त समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, अतः प्रथम कोड की अपक्रिया का अर्धायुकाल अपक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि
K4Fe का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था तथा सौम्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आयरन की है, इसमें केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सौम्य संख्या का है 6 और आयरन की ऑक्सीकरण संख्या x, तो 4 गुणा x धन -1 गुणे 6 इक्वल टू 0। तो 4 - 6 प्लस x इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा +2। ठीक, अगर इसमें पूछा जाए कॉपर में, ये इसमें टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, इसमें पूछा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसकी माननी है उसको x मान लेंगे। फिर यहाँ पर अमोनिया की कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, सल्फेट की कितनी मानेंगे, सल्फेट के कितना है, सल्फेट का -2। ये आप सूत्र लगाएंगे, ये निकला गया x बराबर +2। यहाँ एक में और दिखाया गया है, संकुल आयन में जलीय विलयन में कितने आयन उपस्थित होते हैं, 2। ठीक है, प्रथम कोट की अपक्रिया की, ये क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ के सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो माना प्रारंभिक सांद्रता R0 है, विघटन के पश्चात सांद्रता R0 - R0 बराबर कितना हो जाएगा 99%। तो यहाँ पर T कितना है 100 मिनट लग जाता है। तो कप्पा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है 2.303/T log R0/R, ये आप मान रखेंगे। तो ये देखिए इतना आएगा और वेग स्थिरांक बराबर आएगा 4.606 गुणे 10⁻² पर मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है चालकत्व और दूसरा है चालकीय सेल का नियतांक। तो देखिए विद्युत चालकता या चालकत्व किसे कहते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सहजता को उसकी चालकता कहते हैं। चालकता को C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, C बराबर 1/R। चालकता की इकाई ओम इनवर्स होती है, ये इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। चालकता को साइमन्स द्वारा व्यक्त करते हैं। एक साइमन्स बराबर 1 ओम बराबर इतना। अच्छा, दूसरा पूछा जा रहा है आपसे कि सेल नियतांक किसे कहते हैं। किसी चालकीय सेल का सेल स्थिरांक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये का अनुपात होता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर निवर्स वन होता है, लेकिन इन राशियों को पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप में मापना कठिन है। अतः निम्न वर्णित परोक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है और इसमें है सेल स्थिरांक इक्वल टू कप्पा/C, अर्थात सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे विद्युत चालकता। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका R इक्वल टू मान दिया गया 0.082, ये एक आपका नियतांक है। ताप देखिए जितने भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें केल्विन डिग्री सेल्सियस गुणा कर, जो जितना भी आपका ताप होगा, ताप कितना दिया हुआ है यहाँ 37 डिग्री, तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ देंगे। केल्विन में आपका निकल आएगा। यूरिया का अणुभार 40 है, तो 2 ग्राम विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 100 ml। तो 60 ग्राम यूरिया विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 100 गुणे 60/2, यानी 100/2 गुणे 60। तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 3 60, 30 हुआ और 30 को 100 से गुणा कर देंगे 3000 आया। 3000 मिलीलीटर और 3000 मिलीलीटर को 1000 से भाग देंगे 3 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दाब P बराबर P बराबर RT/B। तो R का मान आपका होगा कितना 0.082 गुणे 300
टी का मान कितना आपने निकाला 300/2। ठीक है, टेम्परेचर आपका 300 निकला ही तो 300 हो जाएगा। और आपने अभी आयतन कितना निकाला 3, इसको आप रख देंगे, आएगा आपका 8.2 वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, वह तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले कोश के 5D कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में प्रवेश करते हैं तो 3D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें विभेदीय इलेक्ट्रॉन n-1D कक्षकों में प्रवेश करता है। चूँकि इन तत्वों के गुण S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के दोनों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें कैसा गुण कहते हैं, हमने ऐसे इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे क्रोमियम 24, ये विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संक्रमण तत्वों के बाह्यकोश से पिछले कोश के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें बाह्यतम 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है, n-1 s2, n-1 p6, n-1 d 1 से 10 तक और n-1 से 2 या n0 s0। देखिए, ये आपके चार्ट में है। प्रवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी करते हैं तत्व में ns ऑर्बिटल और ऑर्बिटल दोनों के रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। यूरिया संक्रमण तत्व प्रवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। संक्रमण तत्वों में n-1D और ns ऊर्जा अस्त्रों की ऊर्जा में थोड़ा अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व कैसे होती है, प्रवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरण गुण क्या होता है, संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्तित संयुक्ता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयुक्ताओं के कारण होती है। रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन है, क्यों। तो ये देखिए, फिनाल की अम्लीय प्रकृति होती है फिनाल सक्रिय धातु सोडियम से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, NaOH के साथ में अपक्रिया करता है। फिनाल तथा एथेनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय है। इसका कारण यह है कि फिनाल से एक प्रोटॉन निकल जाने के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि एथॉक्साइड आयन अस्थायी नहीं होता। ये ठीक है। अगला देखिए, इसका IUPAC नाम लिखना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 आपको IUPAC नाम दिए गए हैं। तो पहले में देखिए आपका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन आपको दिए गए हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए आपके। 2 नंबर पर आपके 2 मिथिल जुड़े हैं, तो इसका क्या नाम होगा, 2 2
1 2 3 4 2 2 3 2 2 4 ट्राई मेथिल और आपका क्या हो जाएगा पेंटेन 3 आल। ठीक है, इस तरह से ये आपका IPSC देखिए 4 ये है, ये 4 और 4 के आपके सूत्र यहाँ देखिए 2 4 3 पहले का है 2 4 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 आल। दूसरे का है आपका, ये दूसरे वाले का नाम है, ये देखिए ये है आपका दूसरा 1 2 3 4 बाएं से आप नंबरिंग करेंगे। इसका नाम है, दूसरे का नाम है 5 एथिल हेप्टेन 2 4 डाई आल और तीसरे का नाम है ब्यूटेन 2 3 डाई आल और चौथे का नाम है प्रोपेन 1 2 ट्राई आल। ठीक है, ये 1 2 चौथे का नाम क्या है आपका 1 2 3 ट्राई आल। ठीक है, ये अगला फिर ये देखिए इसका नाम, ये भी नाम आपको दिए गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, इसके भी आपको IPSC नाम लिखने होंगे। तो इसके IPSC नाम आपको ये दिखाए गए हैं, ये देखिए। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 के, तो यहाँ पर आप इसके नाम को लिख सकते हैं। इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 ग्राम यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका प्राशन दाब अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए प्राशन दाब का अणुसंघ के गुणधर्म है तथा अतः ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब 1/2 कारक यूरिया के लिए कितना है 1, तो NaCl के लिए 2। सूत्र से प्राशन दाब पाई = CRT दिया है, तो यूरिया की सांद्रता बराबर NaCl की सांद्रता बराबर कितना होगा 0.1 मोल। तो R तथा T यूरिया व NaCl के लिए समान मानने पर कितना होगा, पहला CRT और दूसरा CRT, पाई यूरिया का मान 0.1 RT और यहाँ पर पाई NaCl का 0.2 RT, तो NaCl का प्राशन दाब अधिक है। ठीक है, और इसका कम है यूरिया का। ठीक है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में ए और बी को पहचानिए, उसके नाम लिखिए। तो ये देखिए आपको अगला क्वेश्चन कर रहा है एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। ये तो एथिल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित के सही उत्तर दीजिए। NaNO3 तथा H2SO4 की अपक्रिया, I2 यानी I2 तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की अपक्रिया। तो देखिए तीनों अपक्रियाएं आपको यहाँ दिखाई गई हैं। ये जब सोडियम नाइट्रेट की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, नाइट्रिक अम्ल अलग होती है। दूसरा, आयोडीन को जब HNO3 से अपक्रिया कराते हैं तो HiO3 10NO2 और 4H2 बनता है। और तीसरी अपक्रिया है जब जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है, जल और नाइट्रस ऑक्साइड अलग हो जाता है।
इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें अथवा करके कह रहा है विद्युत विसर्जन द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि बताइए। और लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अपक्रिया लिखिए। और लेड और नाइट्रिक ऑक्साइड से ओजोन की अपक्रिया लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अपक्रिया जो आपको दिखाया गया था वो तो यहाँ है कि पीवी लेड सल्फाइड से जब ओजोन से अपक्रिया करते हैं तो लेड सल्फेट बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से अपक्रिया करता है तो NO2 बनता है। ठीक है। खा खाने में दिया गया है कि डी ग्लूकोज की संरचना का IUPAC सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो ये देखिए ग्लूकोज की आपकी संरचना है और इसका IUPAC नाम है ये 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रॉक्सी हेक्सेनल। ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज की CH3 COCl के साथ में क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनता है। ये देखिए। तीसरा ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति ग्लूकोज फेलिंग विलेन तथा टालिन अपक्रमक को अपचयित करता है। उपयुक्त अपक्रिया से प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज के रासायनिक परीक्षण। पहला है ग्लूकोज फेलिंग या बेनेडिक्ट ब्रेनो के साथ गर्म करने पर CO2 का लाल अवक्षेप बनता है। ये CHO का CHOH का होल 4 CH2 ये आप से अपक्रिया कराएंगे तो इसमें ग्लूकोनिक एसिड बनता है। मालिश परीक्षण या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक प्रश्नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml नेप्थॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर तथा कुछ बूंदें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की डालने पर 2 द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का विलय बनता है। ये फ्रुक्टोज का रासायनिक परीक्षण है। पाइनाप परीक्षण और सेलिब्राफ परीक्षण है। इसका अथवा करके दिया जाएगा। प्रोटीन की विकृतीकरण क्या है। ज्विटर आयन और प्रोटीन का उपयोग। तो प्रोटीन आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है आपका प्रोटीन का विकृतीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण दो प्रकार के होता है। पहला उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय में देखिए यह विकृतीकरण प्राय लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुल जाती है। परंतु विकृतिकारक अभिकर्मक को हटाने पर पुनः हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाने से प्रोटीन पुनः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती है। इसे उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। अनुत्क्रमणीय क्या होता है। यह विकृतीकरण प्रबल विकृतिकारक अभिकर्मकों जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया के विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति में आ सकती है, अतः इसे अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे में अंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, गर्म करने पर इसका स्कंदन हो जाता है
जिससे यह अम्लीय ठोस में बदल जाता है और ठंडा करने पर पुनः पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता है। और इसमें कहता है ज्यूटर आयन क्या है, तो अमीनो अम्ल में अम्लीय गुण COOH के कारण तथा क्षारीय गुण OH के कारण होता है। जिन अमीनो अम्लों में NH2 और एक COOH समूह होता है उनके जलीय विलयन लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 व COOH समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्यूटर आयन या उभयधर्मी विद्युत अपघट्य या द्विध्रुवी आयन कहते हैं। अब प्रोटीन के उपयोग, प्रोटीन देखिए क्या है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो दूध, अंडा, दाल, मछली में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन से पदार्थ हैं। और महत्व क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का pH ठीक करते हैं। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl तथा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा अमीनो अम्ल की जल अपघटित हो जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड की संरचना का सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर निम्न की अपक्रिया आपको दिखाने हैं। NH2 पर अपक्रिया, दूसरा टॉलन अपक्रमक और तीसरा अन्य OH के साथ। तो पहले आपको देखना है बेंजल्डिहाइड का सूत्र ये है। ठीक है, जब बेंजीन रिंग में CH2 समूह लग जाता है तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है और इसकी अपक्रिया देखिए ये है। ये बेंजल्डिहाइड पर जब NH2 से अपक्रिया कराया जाता है तो आपका क्या बनता है ये। ठीक है, दूसरी अपक्रिया आपकी ये है, जब ये आपका बेंजल्डिहाइड है डायमेस अर्जेंटाइट यानी सिल्वर के साथ में जब क्रिया करते हैं तो ये बनता है। तीसरा आपकी अपक्रिया है, बेंजल्डिहाइड को NaOH से अपक्रिया करते हैं तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। अथवा करके आपको दिया है कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखना है, फिर NaOH से अपक्रिया, NaOH से अपक्रिया, NH2 और HCN से अपक्रिया का समीकरण भी देना है। तो देखिए एल्डिहाइड का जो रासायनिक नाम है IUPAC का वह है एथेनॉल यानी एथेनॉल CH2 समूह एथेनॉल है। इसकी अपक्रिया आपको दिखाया गया है। जब एथेनॉल सोडियम बाइसल्फेट से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है ये। दूसरी अपक्रिया आपको दिखाया गया CH3CHO से जब क्रिया करता है तो ये बनता है। तीसरी अपक्रिया है CH3CHO NH2 से अपक्रिया करता है और चौथा है CH3CHO हाइड्रोजन साइनाइड से जब अपक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन या क्लोरीन परमाणु की तुलना में क्रियाशील होता है क्यों, और इसकी 3 अपक्रियाएं देखिए। यह कह रहा है कि हैलोएरेंस या इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, बटरज अपक्रिया, ग्रेनाड अपक्रिया, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन से अपक्रिया कर दिया, पहला है। दूसरा आपने इससे अपक्रिया कराया, ये ग्रेनाड अपक्रमक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये आपने पढ़ा ग्रेनाड अपक्रमक। यहाँ पर आपने देखा कि एथिल यानी RMGX को जब C6H5NH2 से अपक्रिया कराते हैं तो इसमें एल्केन अलग हो जाता है ना। क्या होता है C2H6 प्लस C6H5NH MgVr अलग हो जाता है ना। ये अपक्रिया अलग हो जाएगी और ये एल्केन आपका अलग हो जाएगा। तो इससे जो है ये हमारी ग्रिग्नार्ड अपक्रमक संख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, उपयोग में आपको बताया गया
दवाइयाँ सल्फा औषधियों के निर्माण में, एजोरंजक बनाने में, मध्यवर्ती यौगिक के रूप में, रबड़ उत्पादन में, फिनाइलआइसोसाइनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार देखना होगा और आप अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास पर ही पूरा चीज़ टिका हुआ है। और अपने क्वेश्चन को बनाए रखें। फिर मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।